Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful, the beneficent. Dear students, today we are going to have a look on audiolingual method. This is the third topic which we are going to cover. First of all, we should know the history of audiolingual method. सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसके बाद जाके इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हमें पता चलेगा कि इसकी डेफिनेशन किस तरह की जा सकती है और इसकी हिस्ट्री से इसका क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर आकर, इसको ऑडियोलिंगुअल मेथड को न्यू की मेथड भी कहा जाता है और इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है, और ये बिहेवियरिज्म थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है। मोस्टली बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो थी B.F. स्किनर ने दी थी, उसने कहा था किसी भी लैंग्वेज को अगर आप बिहेवियर का हिस्सा बना लें तो वो आप उसको इजीली सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके मेथड के ऊपर। दरअसल इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री के अंदर ये है, वो कहता है सबसे पहले कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो थी उनकी आर्मीज़ एक दूसरे के साथ मिली हुई थी। आपने इसकी अगर हिस्ट्री पढ़ी हो वर्ल्ड वार की तो आप जान सकते हैं इजीली कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो थी वो आपस में इत्तेहाद करके दूसरी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ लड़ रही थी। तो उनकी आर्मीज़ जब एक प्लेटफॉर्म पे थी तो वो फ़ौजी जो थे, उनके जो सोल्जर्स जो थे, उनके जो ट्रूप्स थे, वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे। तो फिर उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, उनको फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की गई, सेकंड लैंग्वेज, कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा उनको सेकंड लैंग्वेज भी सिखाई जाए, जिसके ज़रिए वो क्या करें, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, ऑडियोलिंगुअल मेथड का यूज़ किया कि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हम वो लैंग्वेज किस तरह सिखा सकते हैं। ये दरअसल इसकी हिस्ट्री थी। वो कहते हैं आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स थी और उन्हीं के अंदर ही क्या किया गया, इनको लैंग्वेज को प्रैक्टिकल स्पीकिंग, नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कम से कम वक्त के अंदर वो लैंग्वेज उनको सिखाने थे। और इसके अंदर क्या करना था, उन्होंने ख़ास किस्म के जो डेली यूज़ पे यूज़ किए जाने वाले सेंटेंसेस से जो उनको काम आने थे वो वाले सेंटेंसेस कोशिश की गई उनको बताया जाए। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस की जा रही थी और उसके बाद एक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट है ब्लूमफील्ड, उसने एक 16 पेज का पम्फलेट 1942 के अंदर उसने एक मुतारफ़ कराया था जिसका नाम था आउटलाइन गाइड फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ये एक पम्फलेट था जिसके अंदर उसने 3 अप्रोचेस बताई थी लैंग्वेज की, कि कौन कौन सी 3 अप्रोचेस हैं लैंग्वेज की जो डिपेंड करती हैं लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट था। तो उसने क्या किया था, 3 अप्रोचेस बताई थी। वो 3 अप्रोचेस क्या हैं, इनको ज़रा हम देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो उसकी अप्रोच थी, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो ये थे। उसने कहा कि लैंग्वेज इज़ स्पीच नॉट राइटिंग। सबसे पहले उसने कहा लैंग्वेज जो है वो स्पीच है, राइटिंग नहीं है। दूसरी बात उसने की, अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ हैबिट्स, यानी डेली जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे रूटीन्स हैं, वही दरअसल हमारी लैंग्वेज है। इस तरह वो कहता है टीच द लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज सिखाओ लेकिन लैंग्वेज के मुतालिक चीज़ें ना सिखाओ। यानी ग्रामर की तरफ तो आपने जाना नहीं है, उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाना नहीं है। अबाउट द लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं सिखाना आपने, लेकिन क्या करना है, लैंग्वेज सिखानी है। सिर्फ लैंग्वेज बोलना है और वो बच्चा बोले, या अगला बंदा जो है, जो लर्नर है, वो उसको बोलने की कोशिश करे। डिफरेंट ड्रिल्स कराई गई, डिफरेंट प्रैक्टिसेस कराई गई। वो आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि वो किस तरह उन्होंने प्रैक्टिसेस की, कौन कौन से तरीके थे उसके अंदर। तो फोर्थ पॉइंट इसका ये है, लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। वो कहता है दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। ये ब्लूमफील्ड के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स उसने दिए थे, ये वही हैं। और आप इसके अंदर क्या करेंगे, जब लिखें तो इसके अंदर ये 4 मेन पॉइंट आप डालेंगे और उसके बाद आके आप क्या करेंगे, आपने आके ऊपर ये वाली इसकी जो बुक है उसको आपने वो करना है, आउटलाइन
गाइड फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, इसको आपने वो करना है। थर्ड आपने क्या करना है, आर्मी के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का जो मकसद था वो क्या था, प्रैक्टिकल स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसको प्रैक्टिस किया गया और ये World War II के अंदर हुआ था। ये चीज़ आपने इसके अंदर वो करनी है, लिखनी है। अच्छा जी, द ओरल अप्रोच की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर वो कहता है द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरल अप्रोच वाज टू इम्पार्ट अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। क्योंकि हमने लैंग्वेज सिखानी थी तो इसलिए हमने प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश हमने लेना, जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। ये नहीं था कि उसको लिखने या फिर रीडिंग पे ज़्यादा हमने फोकस किया, नहीं, यहाँ पर उनके ऊपर भी फोकस किया लेकिन वो थोड़ा सा किया। ज़्यादातर हमने क्या किया, ज़्यादातर हमने जो कोशिश की वो सिर्फ बोलना था और उसको सुनना था, समझना था, बस इतना ही करना था हमने इसको। और फ्राइज़ ने कहा कि इसके अंदर इसको जो इनिशिएट किया गया वो 1939 के अंदर किया गया। रीडिंग और राइटिंग उसके ऊपर वो कहता है दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि उसको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश वो कर सकें, ठीक है। और उसने ये सारा काम जो किया वो कोलैबोरेशन विद द स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट्स, जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट्स होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे बेस करती है लैंग्वेज, तो कहते हैं स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट्स जो थे उन्होंने इसको मुतारिफ़ कराया, उनकी कोलैबोरेशन थी, उनके साथ ताउन था, और टीचर्स ऑफ द इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इनका भी ताउन था इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है? ऑडियो, जैसा कि मैंने बताया है कि ऑडियो का मतलब होता है लिसनिंग, और लिंगुअल का मतलब है स्पीकिंग, ये लैंग्वेज से निकला हुआ है। यानी आप क्या करेंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप उस लैंग्वेज को सुनेंगे, लिसनिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद जाके आपने क्या करना है, बोलना है। और यही मेथड था ऑडियो लिंगुअल मेथड कि आपने लैंग्वेज दूसरों को सिखानी थी। स्टूडेंट्स, ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर ज़्यादातर फोकस हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर होता है। आगे वो कहता है कि इस मेथड को पहली मर्तबा ओरल मेथड कहा गया। ओरल मेथड कहा गया। दूसरा इसको नाम दिया गया ओरल मेथड। तीसरा इसको नाम दिया गया द स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये तीनों नाम इसको दिए गए थे, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ओरल मेथड एंड ओरल मेथड। ये 1950s के अंदर इसको मुतारिफ़ कराया गया, और ज़्यादातर टीचर्स का जो एम्फेसिस होता था वो किस चीज़ के ऊपर होता था, टारगेट लैंग्वेज के ऊपर होता था, कि वो जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं वही लैंग्वेज ही उसके ऊपर वो ज़ोर देते थे। और अगली बात ये है कि वो क्या करते थे, वो ड्रिल्स करवाते थे, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ करवाते थे, बार बार रेपिटेशन होती थी अल्फाज की। बात अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है इसके पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन लर्नर्स जो हैं, जो लैंग्वेज सीखने आए हुए हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ें। नेक्स्ट वो कहता है वो एबिलिटीज़ किस तरह बढ़नी थी, ड्रिल्स करवा के। आगे वो कहता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो बोल चाल होती है, जो उसकी लैंग्वेज होती है, वो दरअसल सेट ऑफ हैबिट्स होती है, ठीक है। तो वो कहता है उन हैबिट्स को चेंज करना भी चाहिए, वरना वो जो न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, उसकी पुरानी हैबिट्स जो है उसके अंदर वो क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो लिहाजा कहते हैं वो जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको न्यू हैबिट्स के साथ भी थोड़ा सा क्या किया जाए, मिक्सअप किया जाए, या फैसिलिटेट करके उनको क्या किया जाए कि अगला बंदा वो प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है अपनी नेटिव लैंग्वेज का, वो उसको ओवरकम कर पाए। अब बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स की। तो वो कहता है मोर अटेंशन इज ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देन मीनिंग्स के ऊपर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, स्ट्रक्चर और फॉर्म के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। दूसरा वो कहता है कि अल्फाज को मेमोराइज़ किया जाएगा, डिमांड
मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग किए जाएंगे। जब डायलॉग होगी, बातचीत होगी, स्पोकन होगी, आंसर क्वेश्चन सेशंस होंगे, फिर क्या होगा, अगला बंदा सीख सकेगा लैंग्वेज को। आगे कहता है लैंग्वेज एटम्स आर नॉट नेसेसरली टेक्सचुअलाइज कॉन्टेक्सचुअलाइज। वो कहता है जो लैंग्वेज के जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होंगे, वो कंटेक्सचुअलाइज नहीं होंगे। वो कहता है हमारा मेन मकसद क्या होगा, मास्टरी ओवर लर्निंग, सिर्फ लर्निंग ही उसने करनी है, सीखना है और उसको अंडरस्टैंड करके बोलना है। रीडिंग और राइटिंग जो होगी वो हमारा बाद कब होगा। वो कहता है ड्रिलिंग इज़ अ सेंट्रल टेक्निक। ड्रिलिंग जो है ये दरअसल सेंट्रल टेक्निक होगी, क्योंकि लैंग्वेज सिखाने के लिए हमें ड्रिल लाजमी चाहिए। ड्रिल के अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस करवाते हैं। आगे वो कहता है ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज़ अवॉइडेड। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं होगी, ग्रामर को हमने टच नहीं करना, हमने जस्ट स्पोकन के ऊपर टच करना है, तो ग्रामर से हमारा दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। आगे वो कहता है स्टूडेंट्स की जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर आपने किसी पैसेज को या किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके नहीं बोलना बिल्कुल भी, क्योंकि आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो आपने उसके अंदर वो करना। हाँ, अगर कुछ अल्फाज इतनी मुश्किल आ गए हैं कि उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है उस टारगेट लैंग्वेज के अंदर, फिर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं। जिस तरह डायरेक्ट मेथड के अंदर मुकम्मल तौर पे आपको बैन था कि आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दी गई है कि आप बोल सकते हैं, अपना आइडिया समझा सकते हैं नेटिव लैंग्वेज के अंदर, लेकिन बार बार उसको हरगिज़ यूज़ नहीं करना। इस तरह क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स बोल नहीं सकते, फिर वही ट्रांसलेशन वाले मेथड के अंदर आ जाते हैं। वो कहता है रीडिंग एंड राइटिंग जो है ये हम तब तक नहीं करते जब तक हम स्पीच के ऊपर मास्टरी नहीं हासिल कर लेते, यानी जब तक हम बोल नहीं पाते वो लैंग्वेज तब तक हम रीडिंग और राइटिंग की तरफ नहीं जाते, लेकिन बाद में जाते ज़रूर हैं। ये नहीं है कि इसको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया, ऐसा नहीं है। आगे वो कहता है आखिरी पॉइंट के अंदर आ जाते हैं, सेकंड लास्ट के अंदर। वो कहता है लैंग्वेज इज़ हैबिट सो एरर मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट। एरर से मुराद यहाँ पर ये होगा कि प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। लैंग्वेज हैबिट है और बोल चाल के अंदर अगर हम अल्फाज का गलत इस्तेमाल करेंगे तो अगले बंदे को समझ नहीं आएगा, तो लिहाजा प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आगे वो कहता है एक्यूरेसी इज़ आ प्राइमरी गोल, यानी एक्यूरेसी, ज़बान की एक्यूरेसी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्यूरेट होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए, इसके ऊपर भी ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले वो कहता है डायलॉग और ड्रिल्स कराई जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। बातचीत होती है जिसके अंदर डायलॉग का कराने का मकसद भी यही होता है कि सेंटेंस को रिपीट कराया जाए और साथ साथ वो मेमोराइज भी हों। इसी तरह ड्रिल्स भी होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, ताकि स्टूडेंट्स क्या करें, वो जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको समझ सकें और सीख सकें, अच्छे तरीके से बोल सकें। तो डिफरेंट ड्रिल्स होती हैं, हम 3 से 4 ड्रिल्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले वो कहता है रेपिटेशन की बात करता है। पहली ड्रिल क्या होती है, रेपिटेशन। टीचर्स क्या करता है, अल्फाज बोलता है, स्टूडेंट्स उसको एज इट इज़ रिपीट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के अंदर उसने कहा है कि आई यूज़ टू नो, स्टूडेंट बिल्कुल यही वर्ड बोल दे, आई यूज़ टू नो, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रेपिटेशन होगा, एज इट इज़ जिस तरह टीचर ने बोला वैसे आपने बोल दिया। आगे आ जाता है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन के अंदर क्या करना है, इन्फ्लेक्शन के अंदर ये होगा कि आप क्या कर देते हो, उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या फिर उसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क थोड़ा सा वो कर देते हैं, डाल देते हैं उसके अंदर। जिस तरह वो कहता है आई कॉल्ड द यंग मैन, अब स्टूडेंट ने ये सुना, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज कर दी, आई कॉल्ड द यंग मैन कर दिया, जमा कर दिया, ठीक है। यंग मैन की जगह मैन सिंगल है, इसको मैन कर दिया, जमा कर दिया, यानी आपने क्या कर दिया, सिंगुलर से उसको प्लूरल कर दिया। तो इस तरह की जो चेंजेस आएंगी, जो ड्रिल्स के अंदर चेंजेस आएंगे, उनको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन। आगे आ जाता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, रिप्लेसमेंट के अंदर वो क्या करेगा, मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ड्स को थोड़ा सा रिप्लेस कर देगा। ख़ास तौर पे जिस तरह नाउन की जगह हम प्रोनाउन लगा देते हैं, सिमिलरली इसी तरह थोड़े से अल्फाज को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, उसके अंदर रिप्लेसमेंट कर देंगे। जैसे वो कहता है ही बॉट दिस हाउस चीप,
अब उसने क्या किया, दिस हाउस को इट लगा दिया, ही बॉट इट चीप, यानी मीनिंग चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या किया उसने थोड़ी सी रिप्लेसमेंट कर दी सेंटेंस के अंदर नए वर्ड्स इस्तेमाल करके। आगे रीस्टेटमेंट के अंदर ये होगा कि सेंटेंस उसने बोला, कई तरीके से हम बोल सकते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मुझे पानी पीना है, दूसरा कहता है पानी मुझे प्यास लगी है, पानी दो, पानी दो, पानी पीना है, पानी पीना होगा। तो इस तरह के अल्फाज के अंदर रीस्टेटमेंट कर रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, वही चीज़ है, मुद्दा वही है, मकसद वही है, लेकिन क्या है, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, तो उसको हम कहते हैं रीस्टेटमेंट करना। जिस तरह वो कहता है टेल हिम वेट फॉर यू, उससे कहो कि वो आपके लिए इंतज़ार करे, या इस तरह भी कर सकता है वो वेट फॉर मी, रीस्टेटमेंट कर दिया, मीनिंग वही रहा, सब कुछ वही रहा, सिर्फ स्टेटमेंट और सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया उसने। आगे आ जाते हैं कंप्लीशन की तरफ। तो कंप्लीशन के अंदर ये होगा कि कोई भी टीचर बोलता है अल्फाज, वो पूरे का पूरा सेंटेंस बोलता है, लेकिन उसके अंदर एक आध वर्ड जो है वो क्या करता है, छोड़ जाता है, लेकिन स्टूडेंट को पता चल जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। वो फिर जब उसको रिपीट करेगा, उसको जब दोबारा बोलेगा, तो उसके अंदर वो क्या करेगा, उसके अंदर वो जो मिसिंग वर्ड है उसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, उसको हम कहते हैं कंप्लीशन। जिस तरह वो कहता है, पहले पहले उसने कहा वी ऑल हैव ऑन ट्रबल्स। अब इसी पूरे सेंटेंस को आगे उसके स्टूडेंट्स ने बोला वी ऑल हैव आवर ओन ट्रबल्स। यहाँ पर और का उसने क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, दरअसल ये मिसिंग था तो इसको उसने कंप्लीट कर दिया, तो ये कंप्लीशन भी इसके अंदर आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं मेरिट्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड की। तो बोथ द टीचर्स एंड द लर्नर्स रिमेन एक्टिव, यानी इसके एडवांटेज ये हैं कि टीचर्स और लर्नर्स दोनों एक्टिव रहते हैं क्लास के अंदर, दोनों का इंटरेक्शन हो रहा होता है। दूसरी बात यह है कि लर्नर्स फील कॉन्फिडेंस इन लर्निंग सेकंड लैंग्वेज। तो सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सीखते हुए लर्नर्स जो है जो कॉन्फिडेंस फील करता है, क्योंकि बार बार ड्रिल्स कराई जा रही हैं, एक्सरसाइज कराई जा रही हैं, तो ये वो बोल रहा होता है, बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आगे वो कहता है दिस मेथड गिव्स प्रैक्टिस इन 4 लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, फोर के अंदर ही वो क्या करता है, आपको प्रैक्टिस देता है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग के अंदर। आगे वो कहता है लर्नर्स फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इम्प्रूव्स। मेन मकसद भी यही होता है, इसका एडवांटेज भी यही होता है कि उसकी फ्लुएंसी जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। आगे वो कहता है कि मेंटली सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑब्जर्व्ड, और स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती है। आगे वो कहता है द लर्नर्स लर्न करेक्ट स्ट्रक्चर। जो लर्नर होता है, जो सीख रहा होता है, वो करेक्ट स्ट्रक्चर को सीखता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। आगे अगर डीमेरिट्स की बात करें, तो डीमेरिट्स के अंदर ये आ जाता है कि वो फंक्शनल लेवल पे लैंग्वेज को सीखता है, ज़्यादातर लैंग्वेज को ज़्यादा ब्रॉडली नहीं सीख सकता, जस्ट फंक्शनल लेवल तक, यानी जो उसकी जितना ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत उतनी ही सीखता है, ज़्यादातर ना वो उसको रीड कर सकता है, ना राइट कर सकता है, और ना ही इतनी ज़्यादा बोल सकता है। बस वो जो सेंटेंसेस उसको बताए जाते हैं वहीं तक वो महदूद रहता है, पूरी लैंग्वेज के ऊपर उसको स्किल्स नहीं होते। आगे वो कहता है क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर अफेक्टेड। अब क्या होता है कि हम लैंग्वेज जब बोलना सीख लेते हैं ना, तो हमारे जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, हम लिख नहीं पाते, अपने आप से नहीं सीख पाते, क्योंकि हमें जो सिखाया गया वो सारा एक रट्टा सिस्टम के ज़रिए सिखाया गया, एक ड्रिल्स के ज़रिए सिखाया गया, तो हमारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो अफेक्ट होते हैं। आगे वो कहता है ग्रामर रूल्स आर नॉट क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, ग्रामर रूल्स भी क्लियर नहीं होते, क्योंकि जिस तरह हम बोलते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज है, जिस तरह नेटिव, हमें इसके ग्रामर रूल्स का नहीं पता, तो सिमिलरली वहाँ पर भी उनको ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि वो सेंटेंस जो होते हैं वही पढ़ाए जाते हैं और वही बोल चाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। आगे वो कहता है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि इसके अंदर मुकम्मल बंदा प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं कर सकता, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। आगे वो कहता है ओनली फ्लुएंसी इन स्पीच इज़ टारगेट। इसके अंदर एक डीमेरिट ये भी है कि सिर्फ फ्लुएंसी के ऊपर ही हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर नहीं करते, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। जी तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।